नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं रेहन पर रघु का चौथा भाग लेकर आया हूँ। आशा है कि ये चौथा भाग आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनिए। रेहन पर रघु का चौथा भाग। जुलाई में शादी हो गई। चिरंजीवी संजय और आयुष्मती सोनल की कोर्ट में। न बारात न बाजा गाजा। प्रीति भोज के लिए न्योता आया था रघुनाथ के नाम भी, पर वे नहीं गए। ऐसी चोट लगी थी रघुनाथ और शीला को जिसे न वे किसी को दिखा सकते थे न किसी से छिपा सकते थे। ऐसी जगहों पर जाना उन्होंने बंद कर दिया था जहां दो चार लोग बैठे हों। उन्होंने मान लिया था कि दो बेटों में से एक बेटा मर गया। जब माँ बाप की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं तो मरा ही समझिए। सितंबर में वे अमेरिका जाएं चाहे जहन्नुम, इससे कोई मतलब नहीं। इसी दिन के लिए उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, पेट काटे थे, कर्जे लिए थे, खेत रेहन रखे थे और दुनिया भर की तलावतें सही थीं। इनके लाख मना करने के बावजूद राजू गया था। राजू यानी संजय का भाई धनंजय लौटा तो हाथ में एक ब्रीफकेस था रघुनाथ के लिए, जिसे सक्सेना ने भिजवाया था। रघुनाथ कॉलेज की तैयारी कर रहे थे। बेमन से ब्रीफकेस को देखा और कहा, रख दो। अरे ऐसे कैसे रख दूं? अपने संदूक में रखिए। बाबा आदम के जमाने की संदूक जिसमें जाने क्या क्या रखते थे रघुनाथ, और उसकी ताली किसी को नहीं देते थे। बिना कुछ बोले उन्होंने उसकी ओर ताली फेंक दी। राजू ने ब्रीफकेस संदूक में रखा और ताली उन्हें पकड़ाते हुए कहा, और कुछ नहीं पूछिएगा। शीला उदास मन दरवाजे पर खड़ी थी, अंदर चली गई। आप लोग तो ऐसा सन मारे हुए हैं जैसे गमी हो गई हो। राजू हंसते हुए माँ बाप के पीछे पीछे चला अंदर। बहू ऐसी कि लाखों में एक। माँ चिंता न करो, सब करेगी वो जो संजू बोलता था। हाथ पांव दबाएगी वो, मूंड दबाएगी वो, बर्तन मांजेगी वो, झाड़ू लगाएगी वो, खाना पकाएगी वो, जो जो चाहिए सब करेगी। जरा अमेरिका से लौट तो आने दो। अभी तो हनीमून पर जा रही है दार्जिलिंग, वहां से दमदम एयरपोर्ट, फिर वहां से अमेरिका। बच गई तुम। अगर आई होती तो मुंह दिखाई देनी पड़ती। यल्लो, तुम्हारे लिए फोटो भिजवाया है रिसेप्शन का। राजू और भी न जाने क्या बोलता रहा। वह सुनती भी रही, नहीं भी सुनती रही। फोटो जोड़े का वहीं पड़ा था जहां वह बैठी थी। एक मन कह रहा था देखो, दूसरा कह रहा था छोड़ो, जाने दो। सारी साधें धरी की धरी रह गईं। रात ढल चुकी थी। गांव में सोता पड़ गया था। एक दिन पहले जमकर पानी बरसा था। सिवान गुलजार हो गया था। झिंगुरों की झनकार से पूरा गांव झंझना रहा था। बादल उसके पास भी छाए रहे। दूर आकाश में बिजली भी चमकती रही। उधर कहीं बारिश हुई हो तो हुई हो, इधर नहीं हुई। रघुनाथ का घर द्वार गांव के बाहरी हिस्से में था। घर का अगला हिस्सा द्वार, पिछला घर। द्वार का मतलब दालान और बरामदा। इसी बरामदे में सोते थे रघुनाथ और राजू। राजू के सो जाने के बाद चुपके से आधी रात को रघुनाथ अंदर आए, ढिवरी जलाई और संदूक खोलकर ब्रीफकेस निकाला। जब वे ढिवरी और ब्रीफकेस लेकर शीला के बगल वाली कोठरी में गए तो याद आया कि राजू ने इसकी चाबी नहीं दी है। उन्होंने धीरे से राजू को जगाया। राजू ने बताया कि वह ताली से नहीं, नंबर से खुलेगा। इन नंबरों से, और बड़बड़ाते हुए सो गया। रघुनाथ ने ब्रीफकेस खोला तो भाव विभोर। बेटे संजय के प्रति सारी नाराजगी जाती रही। रुपयों की इतनी गड्डियां एक साथ एक ब्रीफकेस में,
अपनी आंखों के सामने पहली बार देख रहे थे और यह कोई फिल्म नहीं, वास्तविकता थी। रघुनाथ की छवि गांव वालों की नज़र में झगड़ा झंझट से दूर रहने वाले जितने शरीफ आदमी की थी, उतनी ही सोंठ आदमी की, 1 रुपया में 8 अठन्नी भुनाने वाले आदमी की। लोग यह भी कहने लग गए थे कि बहुत लोभ न किया होता तो यह दिन उन्हें न देखना पड़ता। रघुनाथ ने मेज को पास खींचा। पहले 100-100 के नोटों की गड्डियां गिननी शुरू की। वे एक एक बंडल की संख्या नोट करते जाते। फिर 5-5 100 की गड्डियां उठाई और अलग नोट करना शुरू किया। गिनते गिनते आधी रात हो गई और टोटल किया तो 4,60,000। उनका दिल धड़का, चिंता हुई, अगर गिनने में गलती भी हुई हो तो इतनी कैसे। वे उठकर गए और दोबारा संदूक में झांक आए। आते समय रसोई से कटोरी में पानी ले रहे थे तो शीला जाग गई। उन्होंने नए सिरे से उंगली भिगो भिगो कर फिर गिनना शुरू किया। अब की फिर टोटल किया तो वही 4 और 60। उन्होंने सिर को हाथों में थाम लिया। क्या बात है? शीला ने पूछा। 5 लाख में कम है 40,000। किसी ने संदूक तो नहीं खोला था? ताली तो तुम्हारे पास थी, खोलेगा कौन? कोई और तो नहीं आया था घर में? तुम ही और राजू आए गए, और तो कोई नहीं। थोड़ी देर बाद जाने क्या सोचकर वे उठे और राजू को जगा कर ले आए। राजू आंखें मलते हुए आया। ब्रीफ केस किसने दिया था तुम्हें? संजू ने कि सक्सेना ने? क्यों, क्या बात है? बताओ तो। कम है 5 लाख में। राजू हंसा। मंगनी की बछिया के दांत नहीं गिनते। संतोष कीजिए, जितना मिल गया मुफ्त का समझिए। वे एकटक राजू को देखते रहे। तुमने तो कुछ इधर उधर नहीं किया, मैं जानता था यही शक करेंगे आप, स्वभाव से ही शक्की हैं। चुप, शीला ने झिड़का। यही तमीज है बाप से बात करने की। समझ गया, किसी ने चुराया है, बताया नहीं, पहले ही समझ जाना चाहिए था। चोर कभी बताता है कि चोरी उसी ने की है? राजू बोला। रघुनाथ ने आश्चर्य से देखा उसकी ओर। क्या हो गया है इस लौंडे को? इसका भाई कंप्यूटर इंजीनियर, उसने कभी इस तरह से बातें नहीं की अपने बाप से। बातें नहीं की इसलिए तो चुपके से शादी कर ली और बाप को खबर तक नहीं दी। झंझना उठे क्रोध से रघुनाथ। मन हुआ उसे घर से निकल जाने को कहे, लेकिन जाने क्या सोचकर खुद ही उठे और आंगन में आ गए। कोने में बसखट पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। उन्होंने ईश्वर के लिए सिर उठाया आसमान की तरफ। आसमान धुला धुला और उजला उजला लग रहा था, जैसे भोर होने को हो। देखो माँ, मैं 1.5 साल से कहता रहा हूँ इनसे कि मोटर बाइक ले दो। घराने के सभी लड़कों के पास है, एक मेरे ही पास नहीं है। इनका कहना था कि हाथ पांव तोड़ना है क्या, सिर फोड़ना है क्या, चोरी चकारी और लम्फगई करनी है क्या, डाके डालना है क्या, किसका हाथ पैर टूटा है बोलो? तो संजू ने मुझसे पूछा, तुम्हें भी कुछ चाहिए? जब हम वहां से आने लगे तब मैंने कहा हाँ, मोटर बाइक। उसने मुझे रुपये थमा दिए। उसने ब्रीफ केस में से दिया या कहाँ से दिया मुझे नहीं पता। सरासर झूठ। यह जानता है संजय अब नहीं आने वाला, हम नहीं पूछ पाएंगे उससे। रघुनाथ को यह झूठ बर्दाश्त न हुआ। शीला खड़ी खड़ी ढिवरी की मध्यम रोशनी में सुबक रही थी। वह अपने बेटे के इस रूप से अनजान थी। और बताएं, हमारे बाप जान के 2 बेटे, संजू और मैं, इन्होंने एक आंख में हमें देखा ही नहीं। सारी मेहनत और सारा पैसा इन्होंने उस पर खर्च किया। पढ़ाया लिखाया, कंप्यूटर इंजीनियर बनाया, और मेरे लिए कॉमर्स पढ़ो, जिसे पढ़ने में न या मेरी मदद कर सकते थे न मेरा मन लगता था। किसी तरह बीकॉम किया तो कोचिंग करो, ये टेस्ट दो वह टेस्ट दो, मैं थक गया हूँ टेस्ट देते देते। इनसे कहो ये रुपये कहीं इधर उधर खर्च न करें, डोनेशन के लिए रखें।
बिना डोनेशन के कहीं एडमिशन नहीं होने वाला। साफ साफ बता दे रहा हूँ। अगर डोनेशन के पैसे न दूँ तो कभी मत पूछिएगा कि यह क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करोगे, डाका डालोगे, तस्करी करोगे, गांजा हीरोइन बेचोगे, कत्ल करोगे, क्या बकबक कर रहे हैं आप, फालतू। झल्ला कर शीला बोली। और तू चुप रह, अनाप शनाप बोल रहा है बाप से। राजू ने कमरे से बाहर निकलते हुए पिता को देखा। बस कह दिया, सुनो सुनो, भागो मत। अपने ही बारे में सोचते हो या कभी अपनी बहन के बारे में भी सोचा? जब होता है तभी जाते हो, 1500 मार लाते हो उससे। उसकी शादी के बारे में भी सोचते हो कभी? देख रही हो इनका? वह माँ की ओर मुड़ा। जिससे कहना था उससे नहीं कहा, कह मुझसे रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहा है। डोनेशन की बात आई तो दीदी याद आ रही है। पहले तो इनसे कहो कि ये कंजूसी और दरिद्रता छोड़ें। अब हंसी उड़ाते हैं लोग। या ढिवरी और लालटेन छोड़ें और दूसरों की तरह तार खिंचवा के कम से कम आंगन और दरवाजे पर लट्टू लगवा लें, रोशनी हो घर में। इसके साथ फ़ोन भी लगवा रहे हैं लोग। घर में फ़ोन होगा तो संजू भी जब चाहेगा बात कर लेगा। तुम भी सरला दीदी से बात कर लिया करोगी। दीदी से ही क्यों, भाभी से भी। माथा पीटते हुए फिर बैठ गए रघुनाथ। हाय रे किस्मत, जिनके लिए कंजूसी की उन्हीं के मुंह से यह सुनना वदा था। और एक बात कह दें, तुमसे भी और इनसे भी, फिर ऐसी बेवकूफ़ी न करें जैसे ही संजू के समय की थी। दीदी से साफ साफ बता कर लें कि वह इनकी तय की हुई शादी करेंगी या कि नहीं। यह तो भाग दौड़ करके कहीं तय कर आएं और वह कह दें कि मुझे नहीं करनी, फिर भद पिटे इनकी। यह तुम कैसे कह रहे हो? इसलिए कि मैंने एक आदमी को अक्सर उनके साथ देखा है। कौन है वह नहीं जानता। देखा, इसे शर्म नहीं अपनी बहन के बारे में इस तरह बात करते हुए। रघुनाथ ने दांत पीसते हुए वहीं से कहा। भाग 4 समाप्त। यह चौथा भाग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो इसे और अपने दोस्तों तक प्रसारित भी कीजिए। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जल्द ही मिलते हैं 5वें भाग के लिए। नमस्कार।